हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों पहले कंप्लीट कर लें ये जो हम एंगुलर मोमेंटम कर रहे थे, इसके कुछ केसेस। मुझे ये बताओ कि आपने नोट्स में इसी तरह ही लिखा हुआ है? आपने कैसे लिखा है? मैं वैसे ही बताऊँ फिर अभी कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। सर हमने 3 केसेस कराए थे। एक तो फॉर अ पॉइंट बॉडी और फिर हाँ, दूसरा रिजिड बॉडी एंड थर्ड वाज बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। तो ऐसे ठीक है, तो सही है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने जनरल फॉर्म लिख दी, मैंने वो केसेस करवाने थे। आपने वो सीधा ही केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जैसे फॉर अ पॉइंट बॉडी क्या बन गया? तो जो क्या होता है कि पॉइंट बॉडी के लिए कुछ आईसीएम नहीं होता उसका, है ना? ये आप समझते हो ना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो सिर्फ ये बच जाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का खुद का कोई आई नहीं होता। ठीक है, और मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया आर सी एम कॉमा पी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पी से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना है। बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है, जो कि आपके नोट्स में भी होगा 100% और आपके टेस्ट में भी आया होगा, कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से जा रहा है विद वेलोसिटी v, और आपको उसका ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, राइट? तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आप ये इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हो, तो आपका ये बन जाएगा एल अबाउट ओ में एम वी आर साइन थीटा, एंड आर साइन थीटा इज नथिंग बट दिस डी। तो एम वी डी बन जाएगा। ठीक है, सबने देखा हुआ है ना ये क्वेश्चन? एंड बच्चों अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो कैसे बतानी है? आर क्रॉस वी करके, जैसे हम मैग्नेटिज्म में बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन हो गई? बताओ बच्चों, आर क्रॉस वी किधर को आ गया? इनटू द प्लेन। ठीक है ना? ठीक है, दूसरा केस बच्चों आपने क्या किया हुआ है? रोटेटिंग बॉडी किया हुआ है, बॉडी इन सर्कुलर मोशन।
ये मतलब आपने इस तरह लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है? हाँ, वो ऊपर वाले का स्पेशल केस हो गया बेसिकली, है ना? तो v रेडियस r, तो यहाँ पे आपका जो v और r है वो परपेंडिकुलर ही हो गए, तो ये mvr हो गया, या m ओमेगा r स्क्वायर हो गया। और तीसरा केस इसका बनता है हिंज्ड बॉडी। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी किसी भी पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ठीक है, मान लो लाइक दिस, लेट्स से हिंज पॉइंट इज p, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट p क्या बन जाता है? ये बन जाता है सिंपली ip इंटू ओमेगा। ठीक है, मतलब बच्चों कंफ्यूज मत होना प्लीज, ऊपर वाले केस में और ये जो नीचे वाले तीन हमने लिखे हैं, नीचे वाले तीन जो फॉर्मूलाज हैं ऊपर वाले के ही पर्टिकुलर केसेस हैं। तो अगर आपके पास हिंज्ड बॉडी है तो आप सीधा सीधा आईपी ओमेगा लगा सकते हो, फिर आपको उस रिजल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड 99% केसेस में आपका इन तीन से ही काम चल जाता है, आपको मतलब वो तो लगाना ही नहीं पड़ता जो मैंने जनरल फॉर्म बताई है। ठीक है जी। नहीं, हिंज बॉडी में फर्स्ट टर्म जीरो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड मिला के आईपी ओमेगा के इक्वल बनता है वो, फर्स्ट टर्म जीरो नहीं है। बच्चों और कोई भी डाउट रोटेशनल में? सर जो ये लास्ट केस है सर, हमने जो फर्स्ट टर्म क्यों नहीं लिखी, मतलब वो समझ नहीं आया, पूरी टर्म आएगी ना फिर तो। फर्स्ट और सेकंड को मिला के वो इसके इक्वल बन जाता है आईपी ओमेगा। ओके सर। सेकंड टर्म में तो आईसीएम है ना, तो वो जब दोनों ऐड होती हैं तो वो कर करा के कुछ ऐसा बन जाता है कि वो आईपी बन जाता है, आईपी इंटू ओमेगा। ओके सर। हाँ करमन, से वही होती है। आर्यन तुम कौन सा कह रहे हो क्लाइंबिंग वाला? उसमें रोटेशनल का कैसे क्या यूज है? आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हो मेरे ख्याल। चल वो तो हम देखते हैं, इधर क्वेश्चंस में आ जाएगा अपने आप कुछ अगर वैसा होगा तो।
हाँ जी। बताओ बच्चों। बच्चों आपको पता चला होगा वो कल एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर अनाउंसमेंट कर दी कि मतलब कि जो आएगा वो रिड्यूस सिलेबस से ही आएगा, सिर्फ वही पढ़ो। तो इट इज ऑल सो कंफ्यूजिंग, मतलब कुछ पता ही नहीं है। मतलब पहले, हाँ मतलब ही हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड नीट, तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अब मेंस में एक तरफ कह दिया कि चॉइस दे दी लेकिन सिलेबस सेम रहेगा, अब ये बोल दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ आपके लिए तो चलो अच्छी बात यह है कि आपके पास तो टाइम है, फेब में तो पेपर ही हो जाएगा जेई मेंस का, उससे पता ही चल जाएगा हमें 100% की फाइनली क्या हो रहा है। और एनीवेज हम मतलब मार्च में ही सोच रहे हैं, है ना, अभी तो हम कर भी नहीं रहे, तो सही है। हाँ बच्चों बताओ इसमें। आंसर हम्म। सर, अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ स्फीयर गिवन है, तो हम उसको सॉलिड मानेंगे कि होलो सॉलिड। मानेंगे? सॉलिड। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें जो आप गलती करोगे, आपको कहा है कि वायर सेम है दोनों की, तो मतलब ये नहीं कहा कि दोनों का मास सेम है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब मास लिखोगे और वायर का क्या, कुछ भी आप लीनियर मास डेंसिटी अज्यूम कर लो, तो मास बन जाएगा लेंथ इंटू 2 पाई आर, मतलब डेंसिटी इंटू 2 पाई आर। तो उससे ठीक आएगा आंसर फिर। ठीक है। सेवेंथ में बस क्या कहा है कि एंड से L/3 डिस्टेंस है, ये एक्सेस है, तो सेंटर से कितना हो गया, L/2 माइनस L/3। तो बस फिर ICM प्लस ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कल स्पेसिफिकली बोला था बच्चों, आप ये नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहो कि ये L/3 है, मुझे बताना सही सही किस किस ने ऐसे किया है, कि आपने कहा एंड का तो पता है mL² / 3 प्लस mL/3²। बताना मुझे सही सही किस किस ने ऐसे किया है। ये नहीं कर सकते, मैंने पर्टिकुलरली कल बोला था आपको, है ना, कि इट इज ICM प्लस MD²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आप सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस में ही ऐड कर सकते हो। ओके। हाँ बच्चों, इन बिटवीन और कोई।
20th में मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है सारा कुछ, तो बस एक रॉड है वो ऐसे इधर से हिंज्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इससे एक डिस्टेंस पे आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई mg/2, तो बस फोर्स की टॉर्क लिख के उसको ml²/3 अल्फा कर दिया, तो रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है। नहीं, वर्टिकल का मतलब होता है, सी वर्टिकल एक्सिस का क्या मतलब होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में जी लगता है वो वाली एक्सिस, अर्थ के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या कहा है, यूनिफॉर्म रॉड, इट वेज 10 kg, उसके एक एंड पे 5 kg लोड है, वो बैलेंस हो रही है 2 मीटर की डिस्टेंस पे, और बेसिकली इस रॉड का mg कहाँ लग रहा होगा, इस रॉड के सेंटर पे, जो कि हो गया आपका 10g। ठीक है, तो अब आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये l/2 -2 हो गया, है ना। तो अब आप नाइफ एज पे टॉर्क बैलेंस कर दो, कितनी बन गई, 5 × 2 is equal to 10 × l/2 -2। तो इससे आपके पास ये क्या बन गया, 6 आ गया, सी आएगा आंसर। l/2 -2 = 1 आ गया, तो l/2 = 3, l = 6। 20th क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो सबसे पहले एक बात समझो कि ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, मतलब ऐसे सोचो कि एक टेबल पे पड़ी है, टेबल पे इस रॉड को हम घुमा रहे हैं, राइट। तो हमने ये फोर्स लगाई mg/2, हिंज पॉइंट आपको दे दिया कि एंड वाला है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, टॉर्क कितनी हो गई हिंज पॉइंट के अबाउट, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, 5l/6 इज इक्वल टू हिंज पॉइंट के अबाउट आई, वो कितना हो गया, ml²/3 इंटू अल्फा। तो ये यहां से निकाल लो, तो बी आंसर आ गया, ठीक है। आगे सर एक 15th क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईच फोर्स वो तीनों के लिए सेम है। नहीं, वो तो सेम आ गया ना, वो तो मतलब जो ये वाले डिस्टेंसेस हैं ये तो सेम ही आएंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा हाँ जी सर, ठीक है।
43 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको क्या कहा है कि मतलब दोनों केसेस में हिंज पॉइंट हमने चेंज कर दिया। तो मतलब फर्स्ट फिगर में जो आपका हिंज पॉइंट है बच्चों वो ये वाला हो गया, सेकंड फिगर में ये वाला हो गया। तो मतलब लेफ्ट पार्ट वुड हो गया, राइट वाला पार्ट आयरन हो गया। तो अब अगर हम सोचें हमारा फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, राइट, ये बताओ कि ए और बी किस केस में टॉर्क ज्यादा है, ध्यान से सोच के बताना। टॉर्क तो दोनों केसेस में सेम है। क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स वही एफ है, डिस्टेंस वही एल है, तो एफ इंटू एल तो सेम ही आएगा, है ना। अब बात करते हैं आई की। आई अबाउट हिंज पॉइंट, बताओ किस केस में कम किस केस में ज्यादा होगा। नहीं, हमें डेंसिटी नहीं गिवन, बट हमें ये तो पता ही है कि वुड और आयरन में से कौन सा हैवी होता है। तो आई जो है वो ए वाले केस में ज्यादा होगा। वाई? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आयरन वाले केस में जो ज्यादा मास है उसका रेडियस बड़ा हो गया ए में। ये बात समझ आ रही है बच्चों, है ना, कि ए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बी में कम होगा, क्योंकि जो ज्यादा मास है आयरन जो है उसका रेडियस बड़ा बन रहा है ए ऑप्शन में कंपेयर टू बी। करेक्ट? तो हाँ, जिस कन्वर्ल तुमने ठीक ही लिखा था, पता नहीं क्या कंफ्यूज हो गए। तो टॉर्क सेम है, लेकिन ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो इसका मतलब ए वाले केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी। समझ आ गया? 38 क्वेश्चन देखो, आपको कहा है कि आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्क्वायर प्लेट about an axis passing through opposite corners of a plate। ये वाला, दिस इज आई। आपको पूछा है परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब आपको इसके अबाउट पूछा है, एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेट। तो आप क्या यूज करोगे, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। अगर ये आई है तो आप एक और एक्सेस खुद से अज्यूम कर लो, इसके परपेंडिकुलर। तो बायसिमेट्री इसका भी आई हो गया, है ना। तो तो मतलब इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, ये दोनों इन द प्लेन है। आपको पूछा किसके अबाउट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब z के अबाउट पूछा है। तो आई जेड क्या बन गया, आई प्लस आई, 2i बन गया। ये पीछे आंसर गलत है ना, डी आएगा इसका। फोर्टियथ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आज कराया है, वही चीज है ना।
41st क्वेश्चन में किस किस की साइन की गलती आ रही है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी एक मतलब बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है। सी, आपको किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछी है? आपको टॉर्क पूछी है 1, -1 के अबाउट। आपको ओरिजिन के अबाउट नहीं टॉर्क पूछी। फोर्स ओरिजिन पे लग रही है एंड टॉर्क आपको पूछी है अबाउट द पॉइंट 1, -1। तो आपका आर वेक्टर क्या हुआ? जीरो -1 आई कैप प्लस 0 -1 जे कैप। तो आपका आर वेक्टर हुआ माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और फोर्स आपको दी हुई है माइनस एफ के कैप। तो टॉर्क हो गई माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस माइनस एफ के कैप। तो इससे आंसर निकलेगा। हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, 1 -1 देखते हैं, हमें लगता है आर वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप बन गया। आई कैप माइनस जे कैप नहीं है, इस केस में उसका उल्टा है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? इसके हिसाब से देखो जो भी आंसर बनता है, लेट्स सी इसके अकॉर्डिंग क्या बना। फर्स्ट टर्म बनी माइनस आई क्रॉस माइनस के, आई क्रॉस के मतलब माइनस जे बनना चाहिए। सेकंड टर्म बनी जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस माइनस के क्या बन गया? माइनस आई। तो बी बनेगा, है ना? क्या पीछे बी दिया, क्या दिया? हम्म। समझ गए बच्चों? 45th क्वेश्चन। इसमें भी गलती कर रहे होगे, देखो मैन रोटेट कर रहा है, आपको कहा है कि विदाउट मूविंग हिज आर्म्स ही जस्ट ड्रॉप्स द टू masses, हाउ विल हिज एंगुलर स्पीड चेंज जस्ट आफ्टर। अगर उसने सिंपली masses को ड्रॉप कर दिया बच्चों, तो क्या मैन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स या फिर टॉर्क आई? उसने तो masses को अपने हाथ से बस रिलीज कर दिया, फिर तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं आई। तो क्या मतलब हुआ कि उसकी मैन का ओमेगा सेम रहेगा। इसमें पक्का से ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार मतलब एकदम माइंड में आता है कि आई अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है ना, आई ओमेगा। तो हमारे माइंड में ऐसा आता है कि मैन का आई तो कम हो गया क्योंकि मास कम हो गया, तो इसलिए ओमेगा बढ़ना चाहिए। ऐसे सोचा था। ठीक है, बट आप समझो कि आई जो होता है वो सिस्टम का होता है। तो ये ऐसे मैन है, तो मान लो उसके हाथ से छूट भी गए,
तो भी तो वो मासेस का सेम ही डिस्टेंस है एक्सिस से, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो वही सेम कंट्रीब्यूशन हुई ना। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थे या जो हवा में है, आपके सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहा। समझ रहे हो? इसलिए ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया। थर्टी फोर्थ में आपको कहा है सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इट्स स्पीड एट बॉटम। तो ये जो हमने कल किया था क्लास में, आप उस रिजल्ट को यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लोगे। अब उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, एल, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, उससे निकल आएगा। फोर्टी फाइव के बाद कौन सा है बच्चों? हाँ, वो 45 में टेंजेंशियली मूव करेंगे मासेस, क्योंकि उनको उनके पास वही वेलोसिटी होएगी जो पहले मैन के हैंड्स की थी। फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लंबा है। मतलब इसमें क्या है कि आपको कहा है कि एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, वो 100 से घूम रही है। ठीक है। सर इसमें हाँ, डाउट था कि इन्होंने कहा है कि बाद में दोनों डिस्क इकट्ठे मूव करने लग गई, ये कैसे हो सकता है अगर दो नेट सिस्टम का मतलब नेट तो एंगुलर। 0 है। हाँ बेसिकली जी, उनका मीनिंग ये है कि फाइनली जो हो रहा है उनके साथ इकट्ठे हो रहा है। ओके सर। तो बच्चों आप देखो कि क्या है कि दोनों आइडेंटिकल डिस्क्स हैं। एक को आपने 100 अगर एक डायरेक्शन में दी है, दूसरे को ऑपोजिट में दी है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना बन गया? 0 बन गया ना, प्लस आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा करके। राइट। तो क्या मतलब हुआ कि फाइनली जो दोनों डिस्क्स हैं वो रेस्ट पे आ गई। तो मतलब जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी लूज हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? इस केस में तो देखो डिस्क सिर्फ घूम रही है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई? दोनों का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि दो डिस्क हैं। तो ये आपका आंसर बन गया। आपको क्वेश्चन में कहा है कि किलो जूल में बताना है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखो। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ बच्चों, देखो कि ये एक मेरी गो राउंड है जिसका आपको मास पता है, रेडियस पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन पता है। एक बॉय है जो टेंजेंशियली रन करता हुआ विद सम स्पीड v इस मेरी गो राउंड पे चढ़ रहा है। तो हम बच्चों ये पॉइंट ओ ले लो, इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। इनिशियली तो ओ के अबाउट वो मेरी गो राउंड तो घूम नहीं रहा, सिर्फ मास आ रहा है वेलोसिटी v से, और आप देख सकते हो कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो mvr हो गया। ये वही वाला रिजल्ट जो हमने आज किया था पॉइंट मास मानते हुए। अब फाइनली कितना हो जाएगा देखो,
अब बाद में ऐसा हुआ कि डिस्क और मैन घूम रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? जो मेरी गो राउंड है उसका हो गया mk स्क्वायर, क्योंकि उसका तो k गिवन ही है। जो मैन है अब वो रेडियस r में घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mr स्क्वायर, मैन का मास इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व करके ओमेगा निकलना है। अंडरस्टूड? सर इस क्वेश्चन में हमने एंगल ऑफ जो हम डायरेक्शन टू लिए, हम क्या सिंपल इस रेडियस ले रहे कौन सा उसका मेरी ग्राउंड का, नहीं, मेरी गो राउंड का मोमेंट तो ऑफ इसमें हमने इनर्शिया के कैसे लिया ना, निकालेंगे? इसमें हमको के गिवन है ना, तो के क्यों गिवन है हमको, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें कौन सा अच्छा बताया कि तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? अच्छा ठीक है सर। तो 48 में आपको क्या करना है? पहले आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे, और आप देख सकते हो कि आई जो है वो हाफ रह गया, तो मतलब ओमेगा डबल हो जाएगा। एक ध्यान रखना है यूनिट्स का, मतलब ओमेगा जो है आपका 1 आरपीएस से 2 आरपीएस हो गया। तो अब आप क्या करोगे? इंक्रीज कैसे निकालोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, फाइनल निकाल लो, उसका डिफरेंस ले लो। बस ओमेगा को प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। फिफ्टी वन देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एनी स्फीयर। देखो, तो इसमें अब क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैं मान लो इसको इसके अबाउट मान लूं, तो जो ये स्फीयर है जिसके थ्रू एक्सेस पास कर रही है, उसका तो 2/5 की टर्म आ गई उसकी। ठीक है, अब अगले स्फीयर की क्या टर्म आएगी? पैरेलल एक्सेस थ्योरम, 2/5 mr स्क्वायर प्लस उसका डिस्टेंस कितना है? 3r, तो 9 की टर्म आ गई। जो तीसरा स्फीयर है उसके लिए भी सॉलिड स्फीयर का 2/3 होता है, 2/5 होता है बच्चों? 2/5 ही होता है ना। तो 2/5 प्लस 9, ये टर्म्स बननी चाहिए। देखो इससे आ रहा है कि नहीं? 6/5 प्लस 18 नहीं आ रहा। तो ठीक करो, क्या दिया हुआ आंसर? ये बनेगा।
53। एक स्टेप है ऑफ हाइट 20, एक रोलर है, ठीक है ना, जिसका रेडियस 50 है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स passing through center, right? तो अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जब हम इसको उठाने लगेंगे तो उसका ग्राउंड से कांटेक्ट छूट जाएगा, तो ग्राउंड वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो mg लग रही होगी। तो व्हाट वी विल डू इज, हम अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जहां अननोन फोर्सेस लग रही होती हैं उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो हम टॉर्क बैलेंस करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि यहाँ से कुछ नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग रहा होगा। तो बच्चों बताओ, इस पॉइंट के अबाउट एफ की टॉर्क कितनी हुई? कितना डिस्टेंस है फोर्स का इस पॉइंट से? 30, है ना। और mg की टॉर्क कितनी होएगी? mg से कितना डिस्टेंस है बच्चों? ये वाला कितना है? क्या आप देख सकते हो पाइथागोरस से कि ये 50 है, ये 30 है, तो ये 40 हो गया, राइट? फिर से देखो डिस्टेंसेस, एफ फोर्स का डिस्टेंस 30 है और mg फोर्स का डिस्टेंस 40 है, राइट? तो अब आपका क्या बन गया, f इंटू 30 इज इक्वल टू mg कितना है, 300 इंटू 10 इंटू 40। तो ये बेसिकली ऑप्शन से पता चल रहा है 3000 बन रहा है, वो 9.8 लोगे तो सी आंसर बन जाएगा, है ना। हाँ 4000 बन रहा है, सॉरी बच्चों, मतलब डी बन जाएगा।
मतलब टॉर्क हमने क्यों बैलेंस की है, बेसिकली हमने इसको ऊपर चढ़ाना है, तो ये हमने लिमिटिंग केस के लिए बैलेंस कर दिया। मतलब अगर एफ इससे थोड़ा सा ज्यादा होएगा तो बस एफ की टॉर्क बढ़ जाएगी ना, तो फिर वो रोलर ऊपर उठ जाएगा। फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, एल्मीरा की हाइट 2 मीटर है, बेस का है स्क्वायर है, मास दिया हुआ है, तो बेसिकली एक ऐसे क्यूबॉइड टाइप्स बन गया। करेक्ट। तो तो अगर हम बच्चों इसकी सिर्फ फ्रंट व्यू बनाएं तो हमें ऐसा दिखेगा। कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं 490 किसी हाइट पे, राइट, और अलमीरा का mg उसके सेंटर पे लग रहा होगा, राइट, और ये डिस्टेंस हमें पता है कि कितना हो गया, 0.2 हो गया, क्योंकि टोटल 0.4 था। ये बताओ बच्चों, जब हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या होगा? एल्मीरा के बेस के बारे में सोचो, बेस का कौन सा पॉइंट फ्लोर के कांटेक्ट में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा लिमिटिंग केस में? बेसिकली सिर्फ राइट वाला एंड कांटेक्ट में रह जाएगा ना, लेफ्ट वाला तो हवा में आ जाएगा। तो अगेन यहां से कोई अननोन फोर्सेस लग रही होंगी, तो हम बस इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देंगे, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है। तो ब्लू वाले पॉइंट के अबाउट ये कितनी हो गई, 490 इंटू हाइट h, ये टॉर्क हो गई, और mg की टॉर्क कितनी हो गई, 200 इंटू 9.8। हाँ, ये पॉइंट हिंज बन गया बिल्कुल। तो 200 इंटू 9.8 इंटू 0.2, तो इससे आपका h निकल आएगा। आगे बच्चों, ये 55 भी बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन है। फिफ्टी एट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या सिचुएशन है।
ये इस तरीके से सिलेंडर है, ये ऐसे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, मतलब स्ट्रिंग्स वाइंड हुई है इसके ऊपर, और ऐसे ये रोल डाउन हो रहा है इधर को। समझ गए सिचुएशन? तो मतलब अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा सिलेंडर पे? दोनों थ्रेड्स की कंबाइंड टेंशन दिखा देते हैं T, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। ये mg, और इधर को ऐसे सिलेंडर रोल हो रहा होगा अल्फा। तो बच्चों बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल बताया था वो वाली इक्वेशंस, लीनियर, एंगुलर और उनका रिलेशन, तो उससे A निकल आएगा। ठीक है ना? लीनियर क्या बन गई, mg माइनस टी इक्वल टू m में, एंगुलर क्या बन गई, t इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा, फिर उनका आपस में रिलेशन। करेक्ट? So in this question, why don't we balance the weight of the cylinder in the angular? Why don't we balance the weight in angular? मतलब you are saying कि why torque is not balanced? Yeah, I didn't understand how we balance the torque in this. See what we'll do is कि हम सेंटर के अबाउट लिखेंगे टॉर्क की इक्वेशन, मतलब हमने यहाँ बैलेंस नहीं करना, यहाँ तो इट इज मूविंग। तो आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बनी, mg माइनस टी इज इक्वल टू m में। अब आपकी टॉर्क की इक्वेशन क्या बनेगी सेंटर के अबाउट, t इंटू आर। अब मैं क्योंकि सेंटर के अबाउट लिख रहा हूँ तो mg की टॉर्क तो जीरो हो गई, तो t इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। So जैसे हमने यहाँ पे T into R लिखा है, लेकिन हाँ, R तो सिलेंडर का रेडियस है, shouldn't it be L by 2? नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से टेंशन वाली Okay, फोर्स sir. का पर। I got it. I was looking at it in a different view, so I didn't get. हाँ। Yes, sir. और जो टी हमने दिखाया ये नेट दिखा दिया, वो तो फिर दोनों जगह 2t कर दो, वो एक ही बात है। Okay, sir. Thank you, sir. तो मतलब ये सिलेंडर रोल होके नीचे को आता जा रहा है, ठीक है ना, मतलब थ्रेड खुलता जा रहा है और वो नीचे आ रहा है। सर ये इंक्लाइन वाला जो केस है उसके सिमिलर नहीं है? उस जैसा है, मतलब वैसी इक्वेशंस यहाँ भी बनेंगी, हाँ जी सर, तो बट सर आंसर सेम नहीं आएगा। अच्छा, ओके सर। फिफ्टी सेवन भी बिल्कुल ऐसी इक्वेशन ही बनेंगी ब्लॉक की, यही इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इक्वल टू m में, डिस्क की बनेगी t इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। बिल्कुल सेम इक्वेशंस बनेंगी 57 में भी। आगे अच्छा 2 मिनट।
हाँ बच्चों, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम? 62। 62 में बस आपको ये पाथ है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे आप इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे, वो u cos थीटा होगी। और आप देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, h। तो बेसिकली m इंटू यू कॉस थीटा इंटू h, ये बन जाएगा। सर एक बार 58th क्वेश्चन बता दो, वो डिफरेंट क्यों है इंक्लाइन वाले क्वेश्चन से? नहीं, इंक्लाइन में तो g sin थीटा लग रहा है, यहाँ पूरी वर्टिकल ग्रेविटी लग रही है। तो वर्टिकल सर, उसको साइन थीटा को 90 मान लो तो 1 आ जाएगा। आप कह रहे हो कि इंक्लाइन वाले में हम थीटा को 90 डाल दें? हाँ जी सर, तो ACM 2g/3 आ नहीं, जाएगा। फर्क है ना, मतलब फिर यहाँ तो टेंशन है, इंक्लाइन वाले में तो कोई फोर्स ही नहीं बचेगी थीटा 90 पुट करके। अच्छा हाँ जी सर। सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको थोड़ा सा लंबा है ये, मतलब कि आपको फोर्सेस लिखनी पड़ेंगी। जैसे इधर से नॉर्मल रिएक्शन आ गया, इधर से आ गया N1, इधर फ्रिक्शन लग गई μN1, इधर लग गई μN2 mg। तो ये फोर्सेस हो गई। तो आपके पास मतलब x में फोर्स बैलेंस, y में फोर्स बैलेंस, और फिर एक टॉर्क की इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक बन जाती है, इज इट? ओके, बट मतलब तरीका यही है और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके, तो क्वाड्रेटिक से आपका एक -3 आता है और एक 1/3 आता है, उससे फिर 1/3 होगी एक्सेप्टेड वैल्यू। नहीं, ये लंबा है, मतलब मेड के हिसाब से इतना लंबा नहीं हो सकता। तो 67th क्वेश्चन में आपको वही यूज करना है कि s इज इक्वल टू हाफ AT²। s सेम है दोनों का, a आप जो हमने कल फॉर्मूला किया था उससे निकालोगे, फिर जो टाइम्स आएंगे उनकी रेशो ले लो। और कोई बचाओ? सर 80th क्वेश्चन में जो एनर्जी लॉस हुआ है वो मतलब किस में गया?
वही मतलब हीट वगैरह में जाएगा। ओके सर। नहीं, वो तो जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो तो कट ही जाती है ना, सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू ही आ जाएगी आपकी। आप सॉलिड स्फीयर की भी निकाल सकते हो और शेल की भी आ जाएगी। मतलब मटेरियल वगैरह सेम या कुछ की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप इंडिविजुअली निकाल लोगे डायरेक्टली। एटी टू आपको कहा है कि एक सिलेंडर एक केस में वो इंक्लाइन प्लेन पे रोल अप कर रहा है और एक केस पे रोल डाउन कर रहा है। तो बच्चों देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब इसे ध्यान से समझना है। सी, ये बताओ कि अब जब सिलेंडर रोल अप कर रहा है, फाइनली सिलेंडर ऊपर जाके रुकेगा, है ना? तो सिलेंडर की एंगुलर एक्सेलरेशन किधर को होनी चाहिए जिससे कि सिलेंडर रुक जाए फाइनली? एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे होना पड़ेगा ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है ओमेगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे होना पड़ेगा, मोशन के ऑपोजिट, है ना? अब आप सोचो बच्चों कि सिलेंडर पे जो फोर्सेस लग रही हैं, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल हो गया। अब बताओ फ्रिक्शन किधर को लगे, सेंटर के अबाउट सोचो। बताओ फ्रिक्शन, आप देख रहे हो कि ये जो तीन फोर्सेस मैंने बनाई है इनकी तो कोई टॉर्क नहीं है, बची सिर्फ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर को लगनी चाहिए सच दैट अल्फा इस डायरेक्शन में आ जाए? ये तभी पॉसिबल होगा ना अगर फ्रिक्शन ऐसे ऊपर को लग रही होगी। सोचो ध्यान से, बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है, एकदम लगता है कि ये क्या आ गया। बट अगर सिलेंडर को घूमने से रोकना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी। और जब वो नीचे आ रहा होता है तब तो फ्रिक्शन ऊपर को लगती ही लगती है। तो मतलब ये क्वेश्चन बना ही इसलिए है क्योंकि इस केस में दोनों ही तरफ, दोनों ही सिचुएशंस में फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ ही लग रही होगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों?
ओके 78th क्वेश्चन, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। तो पहले रॉड ऐसे है, वो इस तरह गिर गई तो सेंटर ऑफ मास आपका L/2 नीचे गिर गया, तो mg L/2 is equal to half m v square plus half I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और v क्या हो जाएगा, ओमेगा L/2। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो कितने रेडियस में घूम रहा है, L/2 में। सेवेंटी सेवन में डी इसलिए नहीं आया क्योंकि मतलब जो टर्म्स बनती हैं वो स्क्वायर एटसेट्रा बनता है, मतलब डी तो तब बनेगा ना अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन बने आपकी। सेवेंटी नाइन भी बिल्कुल वैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन करनी है जो 78 जैसा ही है बिल्कुल, बस वैल्यूज अलग हो जाएंगी, ठीक है। टेस्ट देखें बच्चों। हाँ जी, इसमें बताओ बच्चों अगर कोई डाउट्स हैं। पी मतलब वो सेंटर वाला पॉइंट होगा। हाँ मतलब होना चाहिए था बट ऑब्वियस ही है, और क्या होगा। पाई की टर्म क्यों आएगी, मतलब हम तो साइन कुछ आ जाएगा ना, साइन थीटा ले लेंगे, तो पाई क्यों आएगा कहीं पे भी। आगे बच्चों।
11th भी कराऊंगा मैं, दोबारा करो हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? आगे बच्चों। थर्टींथ में तो आपको बस सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करो जो होती है स्टैंडर्ड, उससे ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, उसकी रेशो ले लो। ट्वेंटी टू। पहले 50 था फिर 40 रह गया, तो एनर्जी जो होती है वो हमें पता है कि हाफ सी वी स्क्वायर होती है, तो मतलब वो 40 स्क्वायर अपॉन 50 स्क्वायर की टर्म बनेगी, तो 16/25 बनेगा। तो ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, मतलब ए में कहीं मिसप्रिंट हो तो मुझे पता नहीं, तो अदरवाइज तो ए और डी गलत ही हो गए। आपको 1 सेकंड के बाद बता दिया 40 है, 2 सेकंड्स के बाद पूछा है कि क्या होगा। तो इसमें तो वो यूज होगा बच्चों, रिलेशन जो होता है। ये तो बेसिकली वो आरसी सर्किट वाला क्वेश्चन बन गया कि ये इतना मुश्किल। बच्चों ये समझ आ गया आपको कि ए और डी तो नहीं होगा, है ना? अब इसका जो एक्चुअल मेथड होता है वो तो ये होता है कि हम वो इक्वेशन यूज करें कि Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। कि अब हम बोलें कि बाद में Q40C हो गया इज इक्वल टू 50C ई की पावर -1/RC, और बाद में जो भी V हो गया इंटू C इज इक्वल टू 50C ई की पावर -2/RC।
हाँ आई नो कि मैंने करवाया नहीं था, ये अपने को चाहिए नहीं होता मेड में। मैं वही देख रहा हूँ कि उससे ही होगा या कुछ और। आएगा तो उसी से ही बच्चों, और तो कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं, बोनस नहीं होगा, एक आधा तो आना ही चाहिए ना बाउंसर। नहीं लॉग की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये ऊपर वाली इक्वेशन से आ गया ना, ये E-1/RC। दूसरे में चाहिए आपको E-2/RC, तो मतलब इसके स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए बस। तो मतलब इसको अगर आप सीधा ऑप्शन से करना हो वो भी कर सकते थे कि मतलब बी और सी बचा। आप याद करो मैंने आपको ये तो बताया हुआ है ना कि डिस्चार्जिंग तो धीरे धीरे स्लो होती रहती है। याद है जो मैंने सेल का एग्जांपल दिया था आपको, कि शुरू में सेल कैसे चार्ज होता है, याद करो क्या बताया था मैंने, और कैसे डिस्चार्ज होता है ना। तो बेसिकली जो ग्राफ होता है इसका वो इस टाइप का होता है, कुछ लाइक दिस। तो शुरू में फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है। तो अगर पहले 1 सेकंड में 10 हुआ है, तो उससे अगले 1 सेकंड में 10 से कम ही चेंज आएगा, 10 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो अगर वो थोड़ा सोचें तो हम बता सकते थे कि सी तो आ ही नहीं सकता। आगे बच्चों। 30th क्वेश्चन, फोर्स तो mg और टेंशन ही होती है, v²/r तो एक्सेलरेशन होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो कोई अलग फोर्स थोड़ी होती है, वो तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। थर्टी टू भी बाउंसर है ना। ये नहीं पढ़ा हुआ आपने 32। ये आइडियली बोनस होना चाहिए 32, बट चलो ये करवा देंगे। अभी रिजल्ट तो नहीं आया। ठीक है, और बताओ।
एस क्या है 34 में? एस का तो कोई काम नहीं है, आप तो बस पॉइंट पी पे ए और बी के कारण फील्ड को 0 कर दो, उससे आ जाता है। हाँ मतलब एस पे तो कुछ दिया ही नहीं आपको, क्या है वो करंट या जो भी, तो एस तो कंफ्यूज करने के लिए ही है बस। आगे इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू 2 पे आप देखो स्लोप चेंज कर रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो नहीं माइनस वाला आएगा आंसर, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रही है बाद में। तो और कोई? ओके चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू ऑन फ्राइडे, बाय।